क्वेश्चन नंबर 26 तो थ्योरी ही है ना। सिक्स 26 क्या है? स्टेट बायोट-सावर्त लॉ इन वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेसिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन एलिमेंट dl कैरिंग करंट I एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द एलिमेंट। तो इसको यही लिखना है, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन में r क्यूब। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 देखो। 25 गिवन है, एक लॉन्ग वायर है, इसमें करंट मान लो कि I1 है और I1 इक्वल टू है कितना 4 एम्पियर। ठीक है। इससे 0.2 मीटर पे प्रोटॉन मूव कर रहा है ऐसे। दिया हुआ है ए लॉन्ग स्टेट वायर ए बी कैरीज करंट 4 एम्पियर, ए प्रोटॉन की ट्रेवलिंग एट ए स्पीड भी गिवन है, हमारा भी ऐसे है, और भी इक्वल टू गिवन है 4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द वायर 0.2 मीटर अवे फ्रॉम इट and in the direction opposite to the current as shown in figure. Calculate the force which the magnetic field due to the current carrying wire exerts on the proton, also a specified direction। देखो करंट फोर्स ऑन मूविंग चार्ज कितना होता है, F इक्वल टू कितना होता है, क्यू भी क्रॉस बी होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे बी कौन प्रोड्यूस करेगा, तो एक लॉन्ग वायर करेगा, और इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। देख लो होगा। अच्छा, तो बी आ गया, और यहाँ पे बी का डायरेक्शन ऐसे है और भी का डायरेक्शन ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, तुम करके देख लो। आई डी एल क्रॉस आर, तो ऐसे कर दो एक्स वाई, तो आई डी एल का डायरेक्शन क्या है, वाई क्या है बता दो, यस और नो। क्या, हाँ, और आर का डायरेक्शन कौन सा है, आई कैप है, तो क्रॉस आई कैप, तो क्या हो जाएगा माइनस के कैप हो जाएगा, या राइट हैंड थंब रूल भी बताया था, आई एल क्रॉस आर। ये दोनों क्या है, वेक्टर कॉपी के प्लेन में है या बोर्ड के प्लेन में है, तो कर्ल यूज करेंगे। तो ऐसे तो कर नहीं सकते, तो ऐसे करेंगे या ऐसे कर लो। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट्स बताओ, कोई डाउट्स है नहीं है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, क्यू भी बी साइन 90, तो ये हो जाएगा ई भी बी हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड मैं निकालता हूँ, तो 1.6 इंटू 10⁻19 प्रोटोन है, और भी गिवन है 4 इंटू 10⁻6, और बी कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी लॉन्ग वायर के चलते। तो बी पहले लिख देते हैं, बी इक्वल टू यहाँ पे बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी। तो म्यू नॉट बताओ 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, करेंट कितना है 4 है, अपॉन में 2 पाई, और डी कितना है 0.2। तो इससे इसको कट कर दो 2, है ना, इससे इसको कट कर दो, यहाँ पे 0 दे दो, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻²। यहाँ पे लिख दिया 4 इंटू 10⁻², और आफ्टर सोल्विंग जो भी इसका यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि कैसे किया हमने। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का, तो फोर्स का हमने क्या लिखा है, क्यू भी क्रॉस बी, क्यू भी क्रॉस बी, तो भी का डायरेक्शन क्या है इसमें देखो बताओ तो क्या, तो जे आई जे के टर्म में बताओ, तो एफ का डायरेक्शन कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू माइनस जे क्रॉस बी का डायरेक्शन बताओ, माइनस के, तो बता दो किस डायरेक्शन में हो जाएगा,
जे क्रॉस के हो जाएगा, तो जे क्रॉस क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के आई कैप, तो माइनस आई कैप क्यों बोल रहे हो? तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, समझ रहे हो ना कि कैसे मैंने लिखा? तो एफ इक्वल टू ए जो भी आए, इसको हमने मान लो कि एक्स ले लिया, तो यहाँ पे लिख दो एक्स और यहाँ पे आई कैप लिख दो। इसको सोल्व करने के बाद, इस सोल्व करने के बाद में सपोज करो कि एक्स आया, तो एक्स आई कैप लिख दो। 25.6 into 10 raised to 4 minus 15, जो भी हो, ठीक है, नोट करना चाहोगे? तो अगर इसमें कोई भी डायरेक्शन में डाउट्स हो तो एक्स वाई जे यहाँ पे बोर्ड पे बना दो और उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन भी लिख दो इसका। सर लिखना भी ऐसे ही होगा क्या बोर्ड में? आंसर ऐसे एग्जाम में सही करना पड़ेगा। कोई थ्योरी वगैरह साथ में नहीं लिखनी? नहीं, थ्योरी क्या लिखोगे, इसमें क्या लिखना है? फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय दिस बी, वहाँ पे है बी इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। ऐसे लिखोगे, चलो मैं लिखाता हूँ। अच्छा चलो, पहले इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। देखो इसको बोर्ड में कैसे लिखोगे, जैसे इस पॉइंट का कोई नाम दे दो, जैसे कुछ भी पी, तो लिखोगे फर्स्ट में लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड, नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर ए बी एट पॉइंट पी, पी, तो बी इक्वल टू लिख दोगे म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी, और आफ्टर सोल्विंग ये कितना आ रहा था, -2 टेस्ला। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब लिखोगे एफ क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग प्रोटोन, मूविंग प्रोटोन टोन एट पॉइंट पी, तो ये फिजिकल लिख दोगे क्यू भी क्रॉस बी, है ना, तो ये लिख दोगे आफ्टर सोल्विंग इसका मैग्नीट्यूड कितना लिख दोगे, क्यू भी बी साइन कितना हो जाएगा 90, और इस पे वेक्टर साइन लिख दोगे और इसको क्या लिख दोगे आई कैप, ठीक है। अच्छा, क्यू कितना गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁹ प्रोटोन है तो, और भी गिवन है तो मैंने कितना, भी कितना था 4 इंटू 10⁻6, और बी कितना था 4 इंटू 10⁻⁻2, इतना साइन 90 तो 1 होता है, इतना न्यूटन लिख दो, इतना न्यूटन, और यहाँ पे आई कैप सोल्व कर दो, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, थोड़ा जल्दी करो तब जल्दी जल्दी हो जाएंगे, और है कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल इजी है। नोट कर लिए? हो गया नोट सबका? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा अभी तो हमने मान लो कि ऐसे बताया, एक ऐसे हैं, चलो एक ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके चलते यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, और यहाँ पे कैसे होगा, आउटसाइड होगा, यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसे होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसे होगा, समझ रहे हो ना, यानी कि इसको ऐसे में ड्रॉ कर दिया तो इसको ऐसे इस पे ड्रॉ करोगे, ऐसे हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ रहे हो कि कैसे किया?
अच्छा, मान लो कि एक पॉइंट हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, मान लो कि इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? जैसे ए पॉइंट पे ये बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया, बताओ ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे है तो आई एल ऐसे हो जाएगा और ये तुम्हारा आर का डायरेक्शन हो जाएगा, तो बताओ कैसे हो जाएगा? ऊपर की ओर होगा, समझ रहे हो कैसे? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो अब समझ गए, अगर यहाँ पे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगा। यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे कुछ ऐसे होगा। सभी पॉइंट पे जैसे इसको हमने सर्कल बना दिया तो इस पे सभी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा म्यू नॉट आई अपॉन में। जैसे मान लो कि इसका ये डिस्टेंस हमने r1 बोल दिया, इस डिस्टेंस को हमने r2 बोल दिया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड b2 ले लेते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड b1 ले लेते हैं, तो b1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r1 और B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r2। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, समझ गए? तो ऐसे होगा। और अगर यहाँ पे ले ले तो फिर कुछ ऐसे हो जाएगा, समझ गए? अगर मान लो कि इसी चीज़ को मैं ऐसे बोल दिया, ऐसे, तो बताओ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे होगा। और मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। अगर मान लो कि r1 ले लेते हैं और ये r2 ले लेते हैं तो ऐसे ही हो जाएगा, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब चलो, अब इसी का यूज करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 24 में। ट्वेंटी फोर में देखो दिया हुआ है, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर ए एंड बी सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी। जैसे एक यहाँ पे ऐसे हैं, ये है तुम्हारा ए और ए भी ऐसे है, ये है तुम्हारा बी, ठीक है? और सेपरेटेड बाय डी, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? डी है, ठीक है? दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? डी है। यहाँ पे मान लो कि पॉइंट पी ले लिया और ए डिस्टेंस हमने ले लिया एक्स, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डी माइनस एक्स। बता दो इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो। चलो नोट करो, नोट करो तो इतना। और पी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो बता दो इस वायर वन के चलते ही, जैसे ए के इस वायर वन के चलते यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पे मान लो कि बी, इसको वन वायर कर दो, इसको टू कर दो, बी वन का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। वायर टू के चलते यहाँ पे बी टू का डायरेक्शन तुम्हारा ऐसे हो जाएगा। बी वन इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई x हो जाएगा, और बी टू इजकल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई d - x हो जाएगा। बता दो यस और नो। ये कैसे पता चला तुमको? अच्छा सुनो, एक्स तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो गिवन नहीं है, ठीक है? चलो ठीक है, हम देखने से लग रहा है कि ये एक्स कम है d/2 से। तो देखो इतना सेपरेट, इतना करेंगे करेंट इट इक्वल फॉलोइंग सेम डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट पॉइंट पी सिचुएटेड बिटवीन देम एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम वन वायर, ठीक है?
तो चलो इसमें सही ले लेते हैं। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन मान लो किसी डायरेक्शन में है बी, तो बी पी, इसको बी पी कर देते हैं, तो बी पी हाँ मैग्नीट्यूड नहीं, क्या बोले, हाँ तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड, अब हमको ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि ऊपर की ओर होगा, तो दिस माइनस दिस करेंगे, अगर नीचे की ओर होता तो दिस माइनस दिस करते। माइनस वो तो v1 तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, तो दो वेक्टर का सम हम कैसे निकालेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस करेंगे, तो अलजबरिक है नहीं, अलजबरिक होता तो ऐड कर देते, स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं, तो इसमें लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन में 2πx माइनस म्यू नॉट आई अपॉन में 2π, ये कितना लिख देंगे, d माइनस एक्स लिख देंगे, फर्दर इसमें से म्यू नॉट आई अपॉन में 2π हमने कॉमन ले लिया, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में d माइनस एक्स हो जाएगा, तो फर्दर इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन में 2π, और इसको हम लिख देंगे d माइनस एक्स हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा d माइनस एक्स, बता दो यस और नो। तो ये फर्दर हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन में 2πx d माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा d माइनस 2x। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में पूछा जा रहा है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ एक्स डी और वी इसके बीच में होगा, तो कैसे होगा। अच्छा ये बताओ, मिडिल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट पे, हाँ तो करके देखो, एक्स को डी/2, जीरो आ जाएगा, डेफिनेटली जीरो आ जाएगा। तो ये तो समझ लिए कि जैसे ए तुम्हारा एक ए है और ए तुम्हारा बी है ना, तो मिडिल पॉइंट पे यानी कि ए d/2 है और ये भी d/2 है, तो मिडिल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, इस मिडिल पॉइंट से इस साइड आएंगे ए की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, और इस डी से इस साइड जाएंगे, मिडिल पॉइंट से इस साइड जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा। अच्छा, अगर मान लो कि एकदम इस वायर के क्लोज हम ले लेते हैं, तो उस केस में एक्स क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो उस केस में एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, क्या, इन्फिनिटी। समझ रहे हो, यानी कि यहाँ पे ए वाला टर्म के b1 क्या होगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा, क्या, इन्फिनिटी ही रहेगा। अगर इस साइड ले लें तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना पुट कर देंगे, d पुट कर देंगे, तो a इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ रहे हो, तो इसका इसका कुछ ऐसे ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, और ये देखना जेई का क्वेश्चन है। ऊपर से आएगा, ऐसे होगा ग्राफ इसका कुछ, समझ गए। यहाँ पे जब इस वायर के क्लोज आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, मिडिल पॉइंट पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब इस वायर के क्लोज आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा नीचे की ओर। एक्स का ग्राफ ऐसे होगा, और ये तुम्हारे आईआईटी के पेपर में भी आ रखा है भी। तो बहुत पहले आया था, बहुत पहले आया है, हाँ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, चलो करो, सोल्व करो उसको। अच्छा बीएमसी में हो गया तुम्हारा ये चैप्टर, बीएमसी में तो अभी शुरू होने वाला है। अच्छा ग्राफ वाला चैप्टर, ये शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है इस टाइप से। वो इक्विलिब्रियम होता है ना, क्यू और लाइन क्यू ऐसे वगैरह। चलो चलो, अब तो तुम्हारे इंस्टीट्यूट में ये चैप्टर शुरू हो रखा है, नहीं शुरू हो रखा है,
कैपेसिटेंस। अब एक बच्चा आता है डीसी चौक पे, तो उसके इंस्टीट्यूट में जस्ट मैग्नेटिक फील्ड शुरू ही हुआ है, एक क्लास हुआ है अभी। क्या? नहीं नहीं, वीएम जाता है। वीएम कैपेसिटर समाप्त होके और बताया कि मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन हुआ है। अच्छा चलो चलो, इतना नोट करो, नोट कर लिया, हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 देखो। 22 और 21 नहीं करना है। क्रॉस मत दो। ट्वेंटी थ्री भी कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल सिंपल है। देखो दिया हुआ है, पहले जो ग्राफ गिवन है उसको, डायग्राम गिवन है उसको मैं बना दिया, जिससे एक्स हो गया, ये हो गया तुम्हारा वाई, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, और एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, दिया हुआ है 23 के ये पार्ट देख लो। दिया हुआ है ए पॉइंट चार्ज क्यू मूविंग विथ ए स्पीड v enters a uniform magnetic field B that is acting into the plane of paper as shown in figure. What is the path followed by the charge q and in which plane does it move? अब बताओ, यहाँ पे v और b क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा? क्यू भी क्रॉस बी करके देखो। नहीं नहीं, एक्स वाई डायरेक्शन में, इसमें बताओ, एक्स वाई जेड बनाया हुआ है, जल्दी बताओ इस पे फोर्स कैसे लगेगा? तुम बताओ, आई जे के ड्रॉ कर लो। अच्छा देखो, इसमें क्यू भी का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, माइनस आई कैप, और बी का डायरेक्शन कितना है कि माइनस के कैप, तो करो तो माइनस आई के माइनस जे, नीचे की ओर लगेगा, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, है ना। और जब यहाँ पे आएगा तो भी ये क्या होगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। बता दो, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो इसका पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है इसमें, व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल, किस पाथ को फॉलो करेगा, तो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। तो लिखो द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल क्यू इज सर्कुलर। सर्कुलर पाथ में फॉलो मूव करेगा। अच्छा, और किस प्लेन में मूव करेगा, तो डेफिनेटली एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा। अच्छा, उसके बाद में बी पार्ट में पूछा जा रहा है पाथ क्या होगा, सर्कुलर, और प्लेन क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन। अच्छा, वो भी मैं बताऊंगा पैरेलल के बेस। उसके बाद में दिया हुआ, हाउ डज द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज गेट अफेक्टेड इफ भी इफ इट्स वेलोसिटी हैज कंपोनेंट पैरेलल टू द बी, बताओ। ध्यान से सुनो, इसमें कहा जा रहा है कि जब इस वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि भी सुनो, भी और बी यहाँ पे कितना है, परपेंडिकुलर है, तो भी का बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जीरो। अगर जैसे मान लो कि एक सिचुएशन कुछ ऐसे है, जैसे बी ऐसे है तुम्हारा और ए भी ऐसे है, यही सिचुएशन है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर इस वेलोसिटी का, अब बी पार्ट में पूछा जा रहा है कि अगर मान लो कि बी ऐसे है और वेलोसिटी कुछ ऐसे हो जाए, तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, इसके पैरेलल, अगर मान लो कि एंगल थीटा है तो वी कॉस थीटा, और इस ए परपेंडिकुलर है
तो v परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना हो जाएगा, v sin थीटा। तो इस केस में किस पाथ को फॉलो करेगा? कौन सा पाथ? हेलिकल पाथ नहीं बताया था? अगर v मेक्स एन एंगल थीटा विथ b तो उस केस में क्या होता है? हेलिकल पाथ होता है। देखो ए जैसे अगर इस केस में होता तो ये चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ करता, तो ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करेगा, इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा, और पैरेलल कंपोनेंट क्या करेगा, उसको आगे ले जाएगा, ऐसे होगा। इस केस में जो पाथ होगा वो क्या होगा? हेलिकल होगा। इस केस में जो पाथ होगा वो हेलिकल होगा। ये चीज मैंने थ्योरी में भी लिखाया था। How does the path followed by the charge get affected if the velocity has component parallel to the b? तो इस केस में the path followed by charge particle will be helical। ठीक है, ये b पार्ट हो गया। अब c पार्ट कहा जा रहा है कि if an electric field E is also applied such that particle continues move along the original straight line path, what should be the magnitude and direction of electric field? अच्छा चलो, जैसे x है, ये y है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हैं, और ये चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर रहा था, यही सिचुएशन था। ठीक है, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा था? नीचे की ओर लग रहा था एफ बी। तो इस पे फोर्स नीचे की ओर लग रहा था एफ बी, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो ये उसी पाथ को फॉलो करे, ये कब पॉसिबल है? हाँ, अपने ओरिजिनल पाथ को ही फॉलो करे, कब पॉसिबल है? जब इस पे नेट फोर्स कितना हो जाए? जीरो हो जाए। तो नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब एफ बी के इक्वल टू फोर्स ऊपर की ओर लगेगा और वो एफ ई लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तब इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और ये पार्टिकल क्या होगा? इसी पाथ को फॉलो करेगा, इसी पाथ में वो आगे मूव करेगा। समझ गए? इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यानी कि एफ बी, एफ ई इक्वल टू कितना होना चाहिए? एफ बी होना चाहिए। और ये कितना होता है? क्यू इंटू ई होता है। और ये कितना हो जाएगा? क्यू भी बी साइन 90 हो जाएगा। तो क्यू से क्यू कैंसिल कर दो, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? भी इंटू बी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? भी इंटू बी होना चाहिए। और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? वाई के डायरेक्शन में होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, वाई के डायरेक्शन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फोर्स इक्वल टू कितना होता है? क्यू इंटू ई। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर फोर्स क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स वाई डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका मीनिंग ये चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाई डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, चलो नोट करना है, नोट कर लो जल्दी से। समझ गए कि क्या कहा जा रहा है? उसके बाद में क्वेश्चन 20 आ जाते हैं। ये मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, तो ये टॉपिक ही कट गया है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने बता दिया। नहीं 20, हाँ 23 अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 बताओ, तुम लोग खुद करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी करके बता दो। नोट कर लिए नीचे तक? क्वेश्चन नंबर 20 ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर। जैसे मान लो कि किसी रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमने बताया था कि किसी चार्ज पार्टिकल को हम स्टेशनरी रहे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, मूविंग रहे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहे उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो भी लगेगा। समझ गए? इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया तो रेस्ट में है, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि वो क्यू भी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है।
अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, ई इंटू ई, किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस पे फोर्स लगेगा एफ इजकल टू ई इंटू, एफ इजकल टू हो जाएगा ई इंटू ई। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, समझ गया। तो बता दो इसका स्पीड क्या होगा। अब इसमें 4 ऑप्शन गिवन है, पहले पढ़ता हूँ। मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, इलेक्ट्रॉन विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, मूव इन ए सर्कल, रिमेन्स स्टेशनरी, मूव इन ए हेलिकल पाथ। बताओ कौन सा होगा, ये पार्ट होगा। स्ट्रेट लाइन मूव करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, स्टेशनरी है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब उसको मूव कराएगा, और वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि क्या है, एंटी पैरेलल है। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, उस पर 0 हो जाएगा, और वो इसी डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। बता दो यस और नो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 देखो, ये दिया हुआ है प्रोटॉन ड्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन हैव इक्वल मोमेंटा एंटर्स इन ए रीजन। देखो हमने रेडियस का फॉर्मूला लिखाया था एम वी बाई क्यू बी, याद होगा, या पी अपॉन में क्यू भी और अंडर रूट एम के अपॉन में क्यू इंटू बी और अंडर रूट 2m क्यू भी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अपॉन में क्यू इंटू बी। ये सब हमने रेडियस का फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो दिया था, और ये भी हमने लिखा रखा है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन, ये सब तो मैं लिखाया था, ठीक है। अच्छा, और चार्ज अल्फा पार्टिकल 2e, चार्ज प्रोटॉन पे कितना होता है, ई होता है, चार्ज ड्यूट्रॉन पे कितना होता है, वो ई होता है, ठीक है। तो दिया हुआ प्रोटॉन ड्यूट्रॉन हैव इक्वल मोमेंटा एंटर्स इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डिपिक्ट द ट्रेजेक्टरी ऑफ द फील्ड, सॉरी ट्रेजेक्टरी इन द फील्ड, ठीक है। तो देखो सेम मोमेंटा है, तो इसका रेडियस क्या होगा, डिफरेंट होगा या सेम होगा, सेम होगा, क्योंकि चार्ज भी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के लिए सेम है। तो जब प्रोजेक्ट करेंगे, जैसे मान लो कि ऐसे हमने प्रोजेक्ट किया एक प्रोटॉन को और ऐसे प्रोजेक्ट किया ड्यूट्रॉन को, और मान लो कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हैं, तो दोनों क्या होगा, सेम पाथ को फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा और सेम पाथ को फॉलो करेगा, समझ गए। एक चीज़ और ध्यान से देखना, मैं पहले भी बताया था, जैसे मान लो कि ये पॉइंट पी है, पी पॉइंट से हमने क्या किया, किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। यहाँ पे पूरे व्हाइट बोर्ड में मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है और ए बी है, ठीक है। जैसे पी पॉइंट से किसी चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, तो ये चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे ऐसे आके ऐसे ऐसे आएगा, और पी पॉइंट के जस्ट एबोव ही इसका सेंटर होगा, समझ गए, पी पॉइंट के एबोव ही सेंटर होगा। 2-3 केस और भी है, जैसे मान लो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, किसी चार्ज पार्टिकल को ऐसे हमने प्रोजेक्ट किया ऐसे, तो इस पी पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हुआ, तो इसका सेंटर यहीं पे होना चाहिए, समझ रहे हो ना कि मैंने क्या बताया। तो ये कुछ ऐसे 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 मूव करके आएगा और ऐसे ऐसे, तो इधर तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये बाहर चला जाएगा। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता तो फिर ये कुछ ऐसे 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 आके ऐसे करता, ताकि सेंटर इसका यहाँ पे हो जाए, लेकिन इस साइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक है। सेंटर यहाँ पे होगा, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, यानी कि ये हाफ, अगर यहाँ पे टोटल टाइम टी है, तो ये T/2 क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा और उसके बाद में बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक और सिचुएशन है, सब नोट कर लो,
ये सारे जेई के में मैं कराऊंगा इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि किसी ऐसे प्रोजेक्ट किया, अब ऐसे हमने प्रोजेक्ट किया, ऐसे प्रोजेक्ट किया तो ये कुछ ऐसे होके ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे बाहर आ जाएगा। अब समझ गए? अब इसका सेंटर कुछ यहाँ पे होगा, ऐसे कुछ ऐसे होगा। अच्छा चलो पहले इसको नोट कर लो, इसको नोट करो, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि रेडियस, जैसे इस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो सेंटर से पास होगा, और उस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी और रेडियस ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर हो जाता है। अच्छा इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? ऐसे है, और इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पे जब ये बाहर आएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ए भी रेडियस और ए भी रेडियस, तो दोनों रेडियस जहाँ मिलेगा वहीं क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। अच्छा ए एंगल सपोज करो कि थीटा है, ठीक है। तो ए एंगल कितना होगा? 90। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? कितना? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा तो ए एंगल कितना हो जाएगा जल्दी बता दो? ये कैसे हो जाएगा 90? थीटा कैसे हो जाएगा? तो 90 माइनस थीटा है, 490 है, और सी पे जो इंटीरियर एंगल है तो 90। क्या? हाँ तो जैसे ए देखो, ए भी रेडियस है और ए भी रेडियस है, तो ये एंगल कितना बताए थे? ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कैसे हो जाएगा थीटा? 90 माइनस थीटा होगा। और ये तुम्हारा 90 डिग्री, ये तुम्हारा 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये सब चीज़ आगे हम रिलेशन बताएंगे जब जेई के क्लास लेंगे, तो इस टाइप से बहुत सारा है कि ये कितना टाइम तक अंदर मूव करेगा, कितना टाइम के बाद में बाहर चला जाएगा। चलो ये सब अभी करने की जरूरत नहीं है, समझ लिए ना इतना? नहीं समझे? हाँ तो इसको समझ लो, और ये भी समझ लो कि ऐसे हम करेंगे। और ये भी समझ लेना कि जिस पॉइंट से अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं, इस पॉइंट से हमने प्रोजेक्ट किया तो ये कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ करेगा, और ये पॉइंट ए है, तो इसी के वो यहाँ पे क्या होगा? इसका सेंटर होगा। ये सब चीज़ बेसिक चीज़ है जो मैं जेई सब की क्लास में मैं कराऊंगा, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 20 पे, 19 पे आ जाते हैं। अच्छा 19 तो हो ही गया, दोनों का क्या होगा? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आ जाओ 18। ये सब अभी जो मैं किया था ये सब मैं करूँगा फिर से, जब मैं जेई का क्लास कराऊंगा उस समय में सब बताऊंगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ। 18 में देखो दिया हुआ है क्या? एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 10 किलोवोल्ट एंड मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। इट एंटर्स इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, फाइंड द रेडियस ऑफ पाथ। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जल्दी बताओ? पहले क्वेश्चन देखो दिया होगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल गिवन है v इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट गिवन है, यानी कि 10⁻4 वोल्ट गिवन है, ठीक है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल गिवन है, डायरेक्ट गिवन है 6.4 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। और रेडियस हमको फाइंड करना है, रेडियस इक्वल टू हार्ट। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जल्दी बताओ? हाँ तो रेडियस का फॉर्मूला हम लिखाएंगे अंडर रूट, नहीं, हाँ अंडर रूट 2m अल्फा क्यू अल्फा भी, इसको अंदर ही कर देते हैं, अपॉन में कितना लिखेंगे? क्यू अल्फा का स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे इसको कट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में बी
अंडर रूट 2m अल्फा v अपॉन में क्यू अल्फा। तो इसमें अब पुट कर दो, b की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻³ अंडर रूट 2, मास ऑफ अल्फा गिवन है 6.4 इंटू 10⁻27 और भी एक्सलेटिंग पोटेंशियल कितना गिवन है 10⁴, और चार्ज कितना होता है 2e होता है, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 और आफ्टर सोल्विंग इसको लिख लो मीटर। बताओ अगर इसमें कोई डाउट्स हो तो। ठीक है, तुम बताओ, देख रहे हो तो समझ लिए, नोट कर लिए। चलो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर लिखो 18, नहीं 18 तो हो गया, 17। इसमें दिया हो डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एंड सो दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये तो मैं कराया था, टाइम पीरियड लिखा था, फ्रीक्वेंसी निकाला था। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, ट्रेजेक्टरी, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी v enters in a region of uniform magnetic field B acting vertically upward as shown in figure, vertically upward shown in figure. Draw the trajectory and find the time it takes to come out in the region of magnetic field। ठीक है, अभी हमने कराया था, तो टाइम कितना लगेगा t/2 और सब कुछ गिवन है। चलो इसमें मैं बता देता हूँ, ट्रेजेक्टरी ट्रेस करना है। हाँ, तो ये हो गया 17, हाँ 16। तो तुम बता दो, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे हमने प्रोजेक्ट किया इसे, तो बताओ कि किससे कैसे, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। जैसे इस पर फोर्स कैसे लगेगा, क्यू भी क्रॉस बी, क्यू भी क्रॉस बी अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर लगता, लेकिन निगेटिव है तो क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, और ये कुछ ऐसे आ जाएगा और इसका सेंटर यहाँ पे होगा। ट्रेजेक्टरी और टाइम पीरियड इक्वल टू कितना होता है बताओ, 2πm क्यू बी। तो ये एक सर्कल के लिए है, तो इसमें टाइम t इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल T/2, और ये हो जाएगा πm अपॉन में क्यू इंटू बी। तो t इक्वल टू हो जाएगा 3.14, मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31, और ये होता है चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 10⁻5, और इसमें वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसी टाइप कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, वेलोसिटी का कोई यूज नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलो ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर लिखो 15, क्वेश्चन नंबर देखो 15, नोट कर लिए इसको। दिया हुआ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज सेट अप अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलो पहले इसको हम करके करते हैं। अच्छा, अभी तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। जैसे ये एक्स है, ये तुम्हारा वाई है, ठीक है, ये दिया हुआ है ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज सेट अप अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर ओरिजिन है। ए चार्ज, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v enters in the magnetic field at origin in xy plane
such that it has velocity component both along perpendicular to the magnetic field, both along and perpendicular to the magnetic field, यानी कि इस केस में भी तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, समझ गए? और कहाँ गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ट्रेस गिविंग रीजन द ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाय द पार्टिकल, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रिवोल्यूशन। ये क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? वन रिवोल्यूशन में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? पिच। तो देखो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और एक भी पैरेलल हो जाएगा। तो इसका पाथ क्या हो जाएगा? कुछ ऐसे हो जाएगा, हेलिकल पाथ हो जाएगा। अच्छा, इसके बीच का, इसी को हम बोल लेते हैं पिच, डी। पाथ ट्रेस कर दिया और पिच डी इक्वल टू क्या होता है जल्दी बताओ? भी पैरेलल इंटू टाइम पीरियड, याद है कि नहीं? भूल गए सभी? तो बस यही हो जाएगा। तो भी पैरेलल और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2πm अपॉन में क्यू इंटू बी हो जाएगा, डी। ट्रेस करना है और गिविंग रीजन की ऐसा क्यों होगा? तो वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट्स, वन अलोंग मैग्नेटिक फील्ड और अदर अलोंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। द परपेंडिकुलर component of velocity move the charged particle in circular and parallel component of the velocity move along the magnetic field. Therefore its path is helical. लिख दोगे ना? ये सब तो उस समय भी कराया था मैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आ जाओ 14। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यही एक्सप्रेशन लिख देगा, हमने लिख दिया। अच्छा, 14 में देखो, राइट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्यू भी क्रॉस भी कर दो, ठीक है ना। फोर्टीन का बी मैं करा रहा हूं, ठीक है। दिया हुआ है न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन and alpha particle moves with equal velocity enters in a uniform magnetic field going into the plane of paper as shown in figure. Trace their path in the field and justify your answer। देखो ऐसे कुछ गिवन है, कहाँ गया? अल्फा पार्टिकल यहाँ पे है और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ से प्रोजेक्ट किए अल्फा पार्टिकल को, यहाँ से प्रोजेक्ट किए न्यूट्रॉन को और यहाँ पे प्रोजेक्ट किया हमने इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो बताओ अल्फा पार्टिकल पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर है या नीचे? ऊपर लगेगा। तो अल्फा पार्टिकल कुछ ऐसे मूव करके ऐसे 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 चला जाएगा, न्यूट्रॉन तो सीधा चले जाएगा, इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे बता दो, इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे जाके कुछ ऐसे आ जाएगा। न्यूट्रॉन पे तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, वो स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, ठीक है। क्या? सेमी सर्कुलर, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? क्यू भी क्रॉस भी होता है। तो चार्ज कितना होता है न्यूट्रॉन पे? तो प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम डबल पॉजिटिव। तो और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू भी क्रॉस भी। तो न्यूट्रॉन पे फोर्स 0 क्यों लगेगा? क्योंकि चार्ज है नहीं और इस पे निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज है तो उसको हम पॉजिटिव ट्रीट करके उस पर फोर्स फाइंड कर लो और जो डायरेक्शन आ रहा है उसको अपोजिट कर दो तो निगेटिव के लिए आ जाएगा। समझ गए? इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए।
तो रहने देते हैं इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन है उसमें करा दूंगा, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में मैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर शुरू करूंगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है बहुत सा, फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है कुछ, तो कंप्लीट करा के मैग्नेटिज्म एंड मैटर शुरू करूंगा। एक और चीज़ है, एक चीज़ देख लो तुम लोग, ये पूछा गया है हमसे कि एक क्यों, जैसे हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो ड्रॉ किया था पॉइंट चार्ज के चलते, तो हमने ये किया था पोटेंशियल, तो देखो हमने ऐसे बताया था, जैसे मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमने ऐसे ड्रॉ किया था, याद है। जैसे जैसे अवे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज कर रहा है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होता है स्पेस्ड होता जा रहा है, समझ रहे हो ना, यानी कि इसके बीच का, इसके बीच का सेपरेशन, इसके बीच का सेपरेशन, इसके बीच का, और फिर उसके बाद में जाएंगे तो कुछ और ऐसे हो जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है बताओ, बता सकते हो। अच्छा ये भी बताया था कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, ये भी बताया था। और ये भी बताया था कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि इसका रीजन क्या है। तो ये ऐसा होता है, ऐसा मैं कराया हूँ, लेकिन इसका रीजन क्या है ये मैं बता दे रहा हूँ। और एक क्वेश्चन आया भी है, बोर्ड में भी आया है, देखो जैसे मान लो कि इस डायरेक्शन में हमने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ऐसे। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से ये हमने ड्रॉ कर दिया, इस डायरेक्शन में क्या है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे मान लो कि पोटेंशियल मान लो कि V माइनस डी भी लिख देते हैं, यहाँ पे V लिख देते हैं, और यहाँ पे V प्लस डी भी लिख देते हैं, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, तो मैं ठीक लिखा हूँ, तो तुम लोग बोल दिए यस, तो ये और ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा जैसे ई इक्विपोटेंशियल और इसके बीच का डिस्टेंस मान लो कि हमने x1 लिख दिया, और इसके बीच का मान लो कि हमने x2 लिख दिया, तो इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बता दो, ये होता है dv अपॉन में dr, यही होता है। माइनस साइन तो ये रिप्रेजेंट करता है कि उसके डायरेक्शन में डिक्रीज करता है, ठीक है। अच्छा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और यहाँ पे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, कौन बड़ा है, डेफिनेटली E1 इज ग्रेटर देन E2। तो E1 कितना हो जाएगा, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में x1, तो इसमें कितना हो जाएगा, dv अपॉन में x1 हो जाएगा, और ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, dv अपॉन में x2 हो जाएगा, बता दो यस और नो। अच्छा ए और ए कैंसिल आउट हो गया, इसको यहाँ पे लाओ, तो x2 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो स्पेस्ड होता चला जाएगा, लेकिन कैसे, तो ऐसे। एक माइनर करेक्शन
हाँ क्या? पेपर में करेक्शन अच्छा चलो कोई बात नहीं, सुनो, समझ गए कि कैसे कैसे डिक्रीज करता है, हमने प्रूव करके बता दिया कि ये बढ़ता चला जाता है और कैसे। तो देख लो, ये चीज़ आना चाहिए तुमको। अगर जैसे मान लो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है, तो इसके बीच का अगर 2 सेंटीमीटर है तो इसके बीच का 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। समझ गए? अगर इनक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगा, स्पेस कम होता चला जाएगा। बस इसी टाइप से याद रखना है। एक तो आर्यन, तो तुम्हारा सॉल्यूशन यही था, तुम देख लेना, ठीक है? समझ गए? अच्छा चलो ठीक है।